दुरूद शरीफ। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक से पहले क्विज मैंने करा दिया था। क्विक क्विज जो 4 है वो ये है कि गिव ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स अलोंग ग्रुप। सो स्टेबिलिटी जो है कार्बोनेट्स की, उसका क्या ट्रेंड है, वो डाउन द ग्रुप जो है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और बताया था ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटाइन। और जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो जाता है तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम कहते हैं कि जब बड़ा साइज होता है कैटाइन का तो वो करीब वाले जो एनाइन होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। जिसकी वजह से डिस्टॉर्ट अगर नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि वो बॉन्ड आयनिक होगा और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका ट्रेंड है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड नहीं है बल्कि वाई अल्कली मेटल्स स्टोर्ड इन केरोसिन एंड पैराफिन ऑयल। हम अल्कली मेटल्स को इसलिए स्टोर करते हैं केरोसिन एंड पैराफिन ऑयल्स में क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बनते हैं और ऑक्साइड उनके कलर्स को ट्रेनिश कर देता है। ठीक है, ट्रेनिश मीन उनका कलर चेंज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अल्कली मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर हवा में मौजूद वाटर वेपर्स भी हो ना, वाटर वेपर से भी वो रिएक्ट कर जाता है और मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड बना देता है। इस वजह से आप इसको ऑयल और पैराफिन वगैरह में अल्कली मेटल को स्टोर करते हो ताकि इस तरह के ऑक्साइड्स उनकी सरफेस पे ना बन सके। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम, सो जो फ्लेम है ये शोले को कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन है, फ्लेम टेस्ट इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। जो तजर्बे से करे ना जो भी एक्सपेरिमेंट, वो एनालिटिकल प्रोसीजर है। इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आयन। हमने अगर किसी कंपाउंड में चेक करना है कि कौन सा मेटल आयन मौजूद है तो वो मेटल आयन चेक करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस, स्मॉल मेटल आयंस। जो कम मिकदार में मेटल आयंस मौजूद है किसी भी कंपाउंड में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। सो जाहिर सी बात है कि हर एलिमेंट ने अपना जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट देना है। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रम जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है। जिस इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है उसमें वही एनर्जी दोबारा हायर शेल से लोअर शेल में आगे रिलीज कर देनी होती है। जब रिलीज एनर्जी होती है तो वो एक खास किस्म की लाइट की सूरत में रिलीज होती है और वो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन में होती है वो लाइट। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल रीजन है उसमें 7 कलर्स होते हैं वैसे, और 7 जो कलर्स हैं आपको पता है वो कौन कौन से हैं? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, येलो, इंडिगो, इस तरह के कलर। तो इस तरह के कलर्स के मिक्सचर से ही बाकी सारे कलर्स बनते हैं। तो उस शोले से, फिर उस शोले के कलर से हम मेटल की पहचान करते हैं क्योंकि हर मेटल डिफरेंट फ्लेम का कलर देता है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम ज्यादातर अल्कली मेटल्स के लिए यूज करते हैं, फ्लेम टेस्ट। ठीक है, और बाकी मेटल्स के लिए कोई और टेस्ट हम यूज करेंगे जो काफी रिलायबल होंगे, जो इससे काफी इजी होंगे। क्योंकि अल्कली मेटल्स को टेस्ट करने का कोई और प्रोसीजर है नहीं, इसीलिए इसको टेस्ट करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। तो फ्लेम टेस्ट का सबसे पहले प्रोसीजर है कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिससे हमने फ्लेम टेस्ट करना है। आपने सबसे पहले एक वायर लेनी है और वो जो वायर होगी वो प्लैटिनम की भी हो सकती है
और निक्रोम की भी हो सकती है। सो निक्रोम दरअसल एक अलाय है। अलाय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल। ये दो मेटल निकल और कोबाल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। निकल और क्रोमियम, सॉरी नाइक्रोम है ना, क्रोम से क्रोमियम, Ni से निकल। सो निकल प्लस क्रोमियम एक अलाय है। आप इसमें प्लैटिनम की वायर या यूज करोगे या ये वाली वायर यूज करोगे, और इस वायर को सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। क्लीन आपने इसको एसिड में करना है, ठीक है। सो एसिड में इसको पहले अच्छी तरीके से क्लीन करना है, साफ करना है, और ये प्रोसेस एक दो बार रिपीट कर लेना है क्लीनिंग का, ठीक है। जब वो वायर बिल्कुल साफ हो जाएगी, फिर आपको इसके लिए जो दूसरी चीज चाहिए होगी जलाने के लिए, वो बंसन बर्नर चाहिए होगा, ठीक है। सो इसका जो बेंसन नाम है, ये जो बंदा था, जो साइंटिस्ट था, जिसका नाम रॉबर्ट बंसन था, उसके नाम पे, क्योंकि उसने सबसे पहले ये बर्निंग जो इंस्ट्रूमेंट है ये इजाद किया था, इन्वेंटर यही है, इसलिए ये बंसन बर्नर है। सो बंसन बर्नर में हमने जलाना किसको है, इस वायर को जिसको क्लीन किया, लेकिन ऐसे ही फौरन हीट तो नहीं करेंगे ना, जाहिर सी बात है। हमने जिसको टेस्ट कर रहे हैं, पहले हम उस वायर को उस सॉलिड, कोई भी सॉलिड कंपाउंड होगा, उसमें पहले क्या करेंगे, डिप करेंगे, ठीक है। सॉलिड कंपाउंड जिस सॉलिड कंपाउंड में मैं ये टेस्ट कर रहा हूं कि उसमें कौन सा मेटल आयन मौजूद है, सो उस सॉलिड वायर को क्लीन करके उस सॉलिड कंपाउंड में उस वायर को हमने क्या करना है, डिप करना है। डिप करने के बाद कुछ सॉलिड जो वायर उसके साथ लग जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है एसिड लगा होगा, थोड़ा बहुत वो मॉइस्चर होगा, गीला होगा, तो सॉलिड कंपाउंड उस पर लग जाएगा। अब उस सॉलिड कंपाउंड को आपने हीट करना है। क्या करना है, हीट करने के बाद आपने शोले का कलर देखना है। पहले तो उसे काफी हीट करना है, अगर, क्योंकि जब भी, एक बार याद रखना, जब हमने वायर को क्लीन कर रहे होते हैं ना, ये एक बात हम मिस कर गए, जब क्लीन कर रहे होते हैं तो पहले वायर को हीट अप करते हैं। क्लीन करने के बाद हम सिर्फ हीट अप इसलिए करते हैं कि ये देखते हैं कि क्या शोला पैदा हो रहा है, फ्लेम पैदा हो रहा है या नहीं। फ्लेम कैसे पैदा होता है, ऑलरेडी बंसन बर्नर तो चल रहा होगा ना, फ्लेम क्या चीज है यहाँ पे, शोला। अचानक से कई दफा देखते हो ना कि अचानक से एक चीज का जब शोला बाहर निकलता है वो फ्लेम होता है। किसी चीज को जला रहे हो तो अचानक से वो आग तेज हो जाए तो वो फ्लेम है। उस फ्लेम के लिए पहले आप उस वायर को उस हीट के साथ, मतलब तब तक उसको हीट दोगे जब तक कि वो शोला एक बार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार फ्लेम शोला पैदा होगा तब हम टेस्ट के काबिल उस वायर को समझेंगे, ठीक है। फर्ज करो अब वायर टेस्ट के काबिल हो गई है, उसने मतलब कि वो वाला शोला दे दिया, शोला जिस कलर का भी हो, अभी हमने ये नहीं चेक, अभी सिर्फ उस वायर की टेस्टिंग कर रहे थे। अब उस वायर को दोबारा हम, शोला अगर उसमें से प्रोड्यूस हो जाता है तो अब उसे सॉलिड में डिप करेंगे, और दोबारा उस सॉलिड में डिप करने के बाद बंसन बर्नर जो होगा, ठीक है। सो जो भी बंसन बर्नर होगा, ये अक्सर आपने देखा भी होगा, ये लेबोरेटरीज में होता है ये बंसन बर्नर। सो इसमें हम इसको हीट अप कर देंगे। हीट अप करने के बाद अगर हमारे पास वो डिफरेंट किस्म का कलर देगा, उस फ्लेम कलर से आप अंदाजा लगा सकते हो। फर्ज करो हमारे पास शोला जो है वो ज्यादा हीट करने से भी पैदा नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप दोबारा उस एसिड में डिप करके फिर उसे हीट करोगे। सॉलिड बेशक लगा हुआ होगा, लेकिन अगर मेरे पास जो शोला पैदा हो रहा है उस सॉलिड को डिप करने के बाद, हीट करने के बाद, अगर शोला जो पैदा हो रहा है वो अगर ज्यादा इंटेंस नहीं है, ज्यादा शिद्दत वाला नहीं है, जिससे हमें कलर का अंदाजा नहीं हो रहा, तो हम दोबारा उसको एसिड में डुबोने के बाद फिर हीट करेंगे, ताकि जो शोले का कलर है वो, क्योंकि एसिड से मजीद इंटेंस हो जाएगा, जिससे हमें कलर की आइडेंटिफिकेशन करना इजी होगा। और कलर को आइडेंटिफाई कैसे हम करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये टेबल है, इस टेबल में क्रिम्सन रेड कलर जो है वो लिथियम मेटल देता है। शोले का कलर क्रिम्सन रेड लिथियम का होता है, सोडियम का गोल्डन येलो होता है फ्लेम कलर, इस तरह पोटेशियम का वायलेट होता है, रुबिडियम का रेडिश वायलेट होता है, सीजियम का ब्लू होता है,
ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड होता है, कॉपर का Cu का ब्लू ग्रीन भी होता है। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे कि कॉपर है तो ट्रांजिशन अल्कली में तो शामिल नहीं है, लेकिन वो भी फ्लेम कलर का टेस्ट दे सकता है। इस तरह लेड जो है ये ग्रेश व्हाइट कलर देगा। इस तरह के शोले का फ्लेम का जो रंग है इससे आइडेंटिफिकेशन होगी उस मेटल की जो सॉलिड कंपाउंड में स्मॉल क्वांटिटीज में मौजूद होगा। अब ओरिजिन क्या है फ्लेम कलर का? सॉलिड सब्सटेंस वो है जिसके अंदर हम मेटल आयंस की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें वो डिप नहीं किया था हमने एसिड में क्लीन करने के बाद, तो वो सॉलिड कंपाउंड था ना। उस सॉलिड कंपाउंड के अंदर मेटल आयंस कौन से मौजूद है, स्मॉल क्वांटिटी में कौन से मेटल आयन मौजूद हैं, इस आइडेंटिफिकेशन करने को हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। लेकिन फ्लेम टेस्ट का ओरिजिन से ये मुराद है कैसी क्या वजह हुई है कि हम अल्कली मेटल के लिए फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। उसकी सबसे मेन वजह है, अगर ये सवाल आ जाए कि व्हाई वी यूज ओनली अल्कली मेटल्स फॉर फ्लेम टेस्ट, या इसका अब दूसरा क्वेश्चन इसका टॉपिक है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ फ्लेम टेस्ट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ डिफरेंट एलिमेंट शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, हाउ डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट फ्लेम कलर, ठीक है। तो वो तीन सवाल ये बन सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपको मिशन स्पेक्ट्रम से ऑलरेडी बता दिया है कि ओरिजिन क्या है। वजह ये है कि अल्कली मेटल हम इसलिए फ्लेम टेस्ट में यूज करते हैं क्योंकि अल्कली मेटल के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मानते हो? yes. क्यों होता है एक इलेक्ट्रॉन? होता ही है, तो फिर हम क्या कहें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के तहत एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता, मजबूती से नहीं जुड़ा होता, बल्कि लूजली बाउंड होता है। सो उस इलेक्ट्रॉन को हीट देके, थोड़ी सी हीट देके एक्साइट करना आसान है, मींस उसको हायर स्टेट पे लेके जाना आसान है। सो हम हीट अप करते हैं, उसे हायर स्टेट में ले जाते हैं, वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब की है उसको उसने एमिट करना है। तो जब वो लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी जब एमिट करेगा, सो उस एमिशन को हम विजिबल स्पेक्ट्रम में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, जिससे हमें डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट कलर्स मिल सके। तो तब हम आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं किसी भी मेटल आयन की, अल्कली मेटल आयंस की हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो क्विक क्विज है और इसके मैं सारे क्वेश्चन आपको, आप लोगों के पास ऑलरेडी इसके क्वेश्चन मौजूद हैं, मैं जस्ट कांसेप्ट दूंगा। क्विक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, justify placing of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium in the same group of periodic table। ऐसी क्या वजह थी कि इन सबको सेम periodic table में रख दिया? क्या आप कहोगे कि इन तमाम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वैलेंस शेल की वो ns1 थी, मींस के तमाम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन तमाम का एक तो एटॉमिक नंबर की वजह से लार्ज शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो जिनके लार्ज वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स उन्हें एक ही ग्रुप में रखते हैं। और अगली वजह क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं जो हमने ग्रुप 1A में इसलिए रखते हैं एक ही ग्रुप में इन तमाम को, क्योंकि इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। सो याद रखना कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सेम हो उन्हें सेम ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि हर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। ज्यादातर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। नेक्स्ट है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल एटम्स की लिख लोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो लिखना आने चाहिए 1s 2s 2p। वो अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करने के लिए स्कूल पब्लिक स्कूल
डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, और एक वो एरोस वाला तरीका भी समझाया हुआ है जो तुम लोगों को बेहतर लगे। बोर्ड पर डिस्प्ले पर इसलिए वीडियो में आ जाएगा। हाँ ओके, पूरी दुनिया में आ जाए। सो मैं स्कूल स्कूल नहीं बता रहा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये इस तरीके से ना, एरोस का ये मेथड है 3s 3p 3d। हम इधर लाइव टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी हंसी नहीं खत्म हो रही। इस तरीके से अगर हम 6x 6p ज्यादा हमने 7s तक ही जाना है, इससे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। आपको यहाँ से एरोस लगाने पड़ते हैं और एरोस बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपके एरोस सीधे आते हैं या नहीं आते। जैसे कि मेरे आ रहे हैं, आपके भी आने चाहिए। और सबसे पहले ये जिससे टकराया वो 1s है, क्योंकि ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर किससे टकराया 3s के बाद 3p, और फिर 4s, 4s के बाद 3d 4p। ठीक है ना? तो इस तरीके से अप टू सो ऑन आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे लिखनी होती है। नहीं भाई आपको अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है, ये तो हो जाएगा ना। यस। अल्कली मेटल्स एक्सप्लेन द पीरियड, ये है ना तीसरा है, दूसरा है एक्सप्लेन द periodicity in ionization energy, electronic negativity and atomic radii on passing from lithium to rubidium। so lithium से जब हम रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, so रुबिडियम तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली बात है एटॉमिक साइज। तो क्या होता है एटॉमिक रेडाई? इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज्ड। खैर है, कोई नहीं, आप इधर तवज्जो दे दो, किताब नहीं पकड़ सकती, भारी है लगता है। ये रजिस्टर आप ले दो, इससे नहीं लिख रही हो आप, लिखना ही नहीं है, वैसे लिखा हुआ है, आपके पास सॉल्यूशन है। एटॉमिक रेडाई इंक्रीज हो तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। दूसरी चीज क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसका रीजन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग है न्यूक्लियस से वो वीक हो जाती है, जिससे वो लॉस आसानी से होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम हीट या कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव या निकाला जा सकता है, लॉस करवाया जा सकता है। तीसरी चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दैट इज आल्सो डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सो उसकी रीजन भी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है, क्योंकि बड़े साइज वालों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। यार अभी तुम जरूर देखना है आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है अल्कली मेटल्स शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 ओनली। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये कुछ शो नहीं कर सकते। व्हाई? बताओ मुझे। बिकॉज इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और इसकी फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी काफी कम होती है। लेकिन हमने ये बताया कि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है। अब उस ऑक्टेट में उस 8 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल है, सो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, तो इसकी उसकी स्टेट सेकंड भी नहीं हो सकती, जस्ट +1 होगी, ठीक है ना, +2 भी नहीं हो सकती। अल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशन? दूसरों को ऑक्सीडाइज करने पर The element or compound, पहले ये समझ लो, जो रिड्यूस करेगा which reduce other element or compound, but oxidize itself. Reducing agents की लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की सलाहियत ज्यादा होती है, मींस के वो खुद अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब दूसरों को वो रिड्यूस करवाते हैं। सो एजेंट, जो भी एजेंट है, एजेंट का मतलब है कि जो काम हम दूसरों के लिए करते हैं, दैट इज एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट का ये मतलब है कि दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा और दूसरे एलिमेंट को कहेगा कि ये लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और यू कैन गेन इट, मतलब तुम उसे गेन कर सकते हो और मैं ऐसे लॉस कर सकता हूँ। क्यों, फिर अभी समझ आ गई क्यों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा होती है और ये ऑक्सीडाइज अच्छे हो सकते हैं, इसमें कि दूसरों को रिड्यूस अच्छा करवा सकते हैं। अल्कली मेटल से लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, वही बात है कि बाइंडिंग एनर्जी मींस के इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ वो कम होती है, ज्यादा नहीं होती। आयोनाइजेशन एनर्जी के तज़किरा हमने बार-बार किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी से ही ताल्लुक बनाएंगे मेल्टिंग पॉइंट का, और आयोनाइजेशन एनर्जी आम तौर पर बाकी तमाम मेंबर से इनकी कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना होता है उसने, तो साइज जिनका जितना बड़ा है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती है, उसने डिक्रीज होना इंक्रीज होना भी यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अल्कली मेटल्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द बंसन फ्लेम, बंसन फ्लेम में ये खास किस्म का कलर देते हैं क्योंकि हर एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दोबारा डी एक्साइट करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करके दोबारा उसको एमिट करता है, तो उसकी जो एमिशन है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर में हो रही होती है। हर मेटल एटम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है ड्यू टू, क्योंकि उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने की सलाहियत हर मेटल की डिफरेंट होती है, हर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से कलर भी, एनर्जी भी क्योंकि डिफरेंट वो रिलीज करेंगे डिफरेंट स्पेक्ट्रम में, तो कलर भी डिफरेंट होगा। हर चीज डिफरेंट क्यों हो रही है, 7 कलर्स है ना और उनकी अपनी एक वेवलेंथ होती है, हम कहते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान ये कलर्स की वेवलेंथ होती है, जिसमें वो किसी में भी आ सकते हैं, ब्लू में, वायलेट में, वो डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है। सो एटम डिफरेंट होने की वजह से, इस वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब हर एक मेटल की अपनी अपना एक खास फ्लेम होता है, ठीक है। अभी ये टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था एने, हाँ जी, यस, लिथियम आएगा तो उसकी फिर फ्लेम कलर रेड होगा, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। जौन सा आइटम आएगा उसका हर एक डिफरेंट है, मतलब कि अगर हमें नहीं पता कि ये कौन सा है, हमने क्या करना है कि पहले उस कलर को देखना है और कलर को देखते हुए उसे टेबल से मैच कर लेना है, ये कलर टेबल में किस मेटल को दिया गया है, सो मेटल की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, पहचान हो जाती है। सो दैट इज एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट इन लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी में आप कर सकते हो, इफ यू हैव लेबोरेटरी। हमने सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, ये बता दिए अभी क्योंकि ट्रेनिश हो जाता है।
अल्कीली मेटल्स N+ कैटाइन बनाते हैं, M2+ नहीं, वही रीजन है, इसलिए नहीं बनाते। अल्कीली मेटल की लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मींस की लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और बाइंडिंग लूज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। ओके, ऑफ द वीडियो।